हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लिटरेचर विद नेहा। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक रहेगा द सेकंड कमिंग पोएम बाय W.B. येट्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम है, लेकिन पोएम के लाइन बाय लाइन टेक्स्ट को डिस्कस करने से पहले हम जानेंगे पोएम से रिलेटेड उन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, मेनली जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि ये पोएम आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो W.B. येट्स का पूरा नाम था विलियम बटलर येट्स और ये एक फेमस आयरिश पोइट थे, यानी कि आयरलैंड के पोइट थे। येट्स ने ये पोएम 1919 में लिखी थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कंप्लीट होने के एक साल बाद, और इसे पब्लिश किया गया था 1921 में W.B. येट्स के पोइट्री कलेक्शन में, जिसका नाम है द माइकल रॉबर्ट्स एंड द डांसर। अब यहाँ पर एक नोटेबल पॉइंट है। अक्सर मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स यहाँ पर एक मिस्टेक करते हैं। उन्हें लगता है कि माइकल रॉबर्ट तो एक नाम है, तो ये प्लूरल कैसे हो सकता है, तो वो रॉबर्ट्स का एस हटाकर डांसर के लगा देते हैं, और फिर इस पोइट्री कलेक्शन का नाम बदलकर हो जाता है द माइकल रॉबर्ट एंड द डांसर्स, जो कि इनकरेक्ट है। हमें लगता है कि ये माइनर मिस्टेक्स हैं, लेकिन ऐसी मिस्टेक्स ही ये दर्शाती हैं कि हमने ठीक से नहीं पढ़ा, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट है थीम्स। इस पोएम की मेजर थीम्स है वायलेंस, प्रोफेसी एंड मीनिंगलेसनेस। वायलेंस का मतलब तो आपको पता ही है, प्रोफेसी का मतलब होता है भविष्यवाणी, और मीनिंगलेसनेस का मतलब आप इस वर्ड से खुद ही समझ सकते हैं। अभी के लिए आप केवल इन्हें याद रखें, और जब पोएम का लाइन बाय लाइन टेक्स्ट हम पढ़ लेंगे तब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि पोएम की थीम्स ये ही क्यों रखी गई। बात करें पोएम की टोन की, तो इस पोएम की टोन सैड और सीरियस है, और इस पोएम में स्पीकर पोइट W.B. येट्स खुद हैं। अब आते हैं पोएम के सेंट्रल आइडिया पर। किसी भी पोएम का सेंट्रल आइडिया जो होता है वो पोएम की नींव होता है। जैसे नींव के बिना घर का कोई मतलब नहीं होता, ठीक वैसे ही सेंट्रल आइडिया के बिना भी पोएम का कोई मतलब नहीं होता। तो इस पोएम का सेंट्रल आइडिया थोड़ा सा टिपिकल है, तो इसे समझने से पहले अगर आप एक श्लोक का मतलब समझ लोगे तो इस पोएम का सेंट्रल आइडिया आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो गीता का एक श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका मतलब ये है कि हिंदू धर्म में ऐसा माना गया है कि जब जब इस धरती पर पाप बहुत बढ़ जाएंगे और साधुओं पर यानी अच्छे लोगों पर अत्याचार बहुत बढ़ जाएंगे, तब तब इस धरती पर भगवान श्री कृष्ण जन्म लेंगे और इस धरती से पापों को खत्म कर इसे पहले जैसी प्योर और पायस बना देंगे। ठीक ऐसे ही क्रिश्चियन रिलीजन में भी माना गया है कि जब इस अर्थ पर पाप बहुत बढ़ जाएंगे, बुराई बहुत बढ़ जाएगी, तब जीसस क्राइस्ट फिर से जन्म लेंगे और इस अर्थ से पापों को खत्म कर इसे पहले जैसी प्योर और पायस बना देंगे। तो ये ही इस पोएम का सेंट्रल आइडिया है। इस पोएम में पोइट ने ये भविष्यवाणी की है कि पाप इतने बढ़ चुके हैं कि अब इंसानों के कंट्रोल में कुछ भी नहीं रहा। अब जीसस क्राइस्ट फिर से जन्म लेंगे और इस अर्थ को पापों से मुक्त करेंगे और इसे पहले जैसी प्योर बना देंगे, और क्राइस्ट के दूसरे जन्म को ही पोइट ने सेकंड कमिंग कहा है। तो आई होप सेंट्रल आइडिया आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं पोएम के बैकग्राउंड पर, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने पोइट को ये पोएम लिखने पर मजबूर किया। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि ये पोएम येट्स ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद लिखी थी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ही वो चीज़ है जिसने पोइट को ये पोएम लिखने के लिए मजबूर किया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 to 1918 तक चला था। इस दौरान पोइट ने देखा कि किस तरह से अच्छे और बुरे हर तरीके के इंसान के अंदर का जानवर जाग चुका है, कैसे लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, खून की नदियां बह रही हैं, अच्छे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मौत के घाट उतारा जा रहा है, कोई कानून काम नहीं आ रहा, बस सब तरफ वायलेंस और अराजकता फैल चुकी है। ये सब देखने के बाद पोइट को लगा कि बस अब और पाप इस अर्थ पर नहीं हो सकते, अब तो क्राइस्ट को फिर से जन्म लेना ही पड़ेगा। तो ये था पोएम का बैकग्राउंड। आई होप अब तक के सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आते हैं पोएम के टेक्स्ट पर। टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर द फैल्कन कैन नॉट हियर द फैल्कनर।
फैल्कन का मतलब होता है बाज, जो एक पक्षी होता है, और फैल्कनर का मतलब है बाज को संभालने वाला। कि एक बाज है जो ऊपर आसमान में गोल गोल उड़ रहा है और अब वो अपने एरिया को धीरे धीरे बढ़ा रहा है और धीरे धीरे उसका गोला बड़ा होता जा रहा है। टर्निंग एंड टर्निंग का मतलब है गोल गोल, और वाइडनिंग जायर का मतलब है बड़ा होता हुआ एक गोला। और अब वो बाज इतना ऊपर उड़ चुका है कि फैल्कनर उसे नीचे बुलाने के लिए आवाज़ें दे रहा है, लेकिन अब वो सुन ही नहीं पा रहा और बस उड़ता चला जा रहा है। यहाँ फैल्कन एक सिंबोलिज्म है जो सिंबोलाइज कर रहा है कि बड़े होते होते गोले की तरह इस अर्थ पर अब पाप बहुत ज़्यादा फैल चुके हैं। थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड। कि चीज़ें टूटकर बिखर चुकी हैं और अब इन चीज़ों को कंट्रोल करने वाला सेंटर कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकता। मियर एनार्की इज लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड। कि इस दुनिया में अब केवल अराजकता फैल चुकी है। एनार्की का मतलब है अराजकता, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जब किसी भी तरीके के रूल्स या कानून को फॉलो ना किया जाए। द ब्लड डिम्ड टाइड इज लूज्ड एंड एवरीवेयर। कि हर जगह दुनिया के हर कोने में खून की एक गहरी लाल लहर बह रही है। द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्रॉन्ड। और इनोसेंस उस खून की लहर में डूब चुकी है, यानी इस दुनिया में जितने भी इनोसेंट और अच्छे लोग थे उन्हें निर्दयता के साथ मार दिया गया है। द बेस्ट लैक ऑफ कन्विक्शन वाइल द वर्स्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी। यहाँ बेस्ट का मतलब है अच्छे लोग और कन्विक्शन का मतलब है विश्वास। कि अच्छे लोगों में विश्वास की कमी हो रही है, वो ना चाहते हुए भी अच्छाई से पीछे हट रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बुरे लोग फुल कॉन्फिडेंस, पैशन और फुल इंटेंसिटी के साथ क्राइम करते जा रहे हैं। श्योरली सम रिवोल्यूशन इज एट हैंड। कि श्योरली अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। श्योरली द सेकेंड कमिंग इज एट हैंड, द सेकेंड कमिंग। कि श्योरली अब सेकेंड कमिंग होने वाली है, यानी अब जीसस क्राइस्ट का फिर से जन्म होने वाला है। हार्डली आर दोज वर्ड्स आउट। कि शायद ही आज तक किसी ने ऐसे शब्द कहे होंगे। वैन ए वास्ट इमेज ऑफ स्प्राइटस मुंडी ट्रबल्स माई साइट। अब पोइट के ध्यान में एक इमेज आई है। ये इमेज है स्प्राइटस मुंडी की। इस इमेज की वजह से पोइट थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। ए वास्ट ऑफ, ये वास्ट है, ये मिसप्रिंट हुआ है। ए वास्ट ऑफ डेजर्ट सैंड, ए शेप विथ लाइन बॉडी एंड द हेड ऑफ ए मैन। अब पोइट बताता है कि वो स्प्राइटस मुंडी का स्टैचू कहाँ पर है और कैसा दिखता है। कि वो स्प्राइटस मुंडी का स्टैचू दूर किसी डेजर्ट में है और उसके आसपास रेत ही रेत है। उसकी बॉडी लायन की है और सिर इंसान का है, मतलब कुछ ऐसी इमेज। ए गेज ब्लैंक एंड पिटीलेस एज द सन। कि उसकी नज़रें बिल्कुल ब्लैंक हैं, उसकी नज़रों में कोई और भाव नहीं है सिवाय निर्दयता की, ठीक एक सूरज की तरह। जिस तरह से सूरज अपनी आग बरसाते वक्त बिल्कुल भी दया नहीं दिखाता, ठीक वैसे ही उसमें भी बिल्कुल भी दया नहीं है, वो बिल्कुल पिटीलेस है। इज मूविंग इट्स स्लो थाइज। और अब वो धीरे धीरे रेगिस्तान की मिट्टी पर अपने पांव आगे बढ़ा रहा है। वाइल ऑल अबाउट इट विंड शेडोज ऑफ द इंडिग्नेंट डेजर्ट बर्ड्स। जब वो धीरे धीरे रेगिस्तान की मिट्टी पर आगे बढ़ रहा है तो ऊपर उसके आसपास जो डेजर्ट बर्ड्स उड़ रहे हैं, डेजर्ट के रेगिस्तान के जो पक्षी ऊपर उड़ रहे हैं जिनकी शेडोज नीचे रेत पर गिर रही हैं, वो भी उसके मोमेंट से घबरा गए हैं। द डार्कनेस ड्रॉप्स अगेन। और फिर अचानक से अंधेरा छा जाता है। बट नाउ आई नो दैट 20 centuries of stony sleep were waxed to nightmare by a rocking cradle. रॉकिंग क्रेडल का मतलब है हिलता हुआ पालना और वैक्स्ड का मतलब है डिस्टरबेंस। कि अब मैं जानता हूँ कि 2000 सालों की स्टोनी स्लीप लेने के बाद अब वो बीस्ट हिलते हुए पालने की आवाज़ से डिस्टर्ब होकर जाग चुका है। एंड वॉट रफ बीस्ट, इट्स आवर कम राउंड एट लास्ट। कि आखिर अब उस रफ बीस्ट का समय आ चुका है,
स्लाउचेस टुवर्ड्स बैथलेहम टू बी बॉर्न। और अब वो रफ बीस्ट रेंगता हुआ बैथलेहम की तरफ बढ़ रहा है, जहाँ फिर से एक जन्म होने वाला है। बैथलेहम वो जगह है जहाँ पर जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, और पोइट के अकॉर्डिंग क्राइस्ट का दूसरा जन्म भी बैथलेहम में ही होगा। तो इसी के साथ ही हमारा आज का टॉपिक पूरा होता है। अब बारी है क्विक रिवीजन की। तो द सेकंड कमिंग पोएम को W.B. येट्स ने 1919 में लिखा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के 1 साल बाद, और इसे पब्लिश किया गया था 1921 में येट्स के पोइट्री कलेक्शन में, जिसका नाम है द माइकल रॉबर्ट्स एंड द डांसर। पोएम की मेन थीम्स हैं वायलेंस, प्रोफेसी एंड मीनिंगलेसनेस, और टोन सीरियस है। तो आई होप पोएम आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।